ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिनक्यू होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। उसे इंसानों से एलर्जी होती है। जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता या छूता, उसके जिस्म पर दाने होने लगते, लाल रंग की जिल्द हो जाती, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से बहुत तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त चाहिए थी, उसे शादी करनी थी, मगर अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता। यही वजह थी कि उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिनक्यू अपना इलाज अपने घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर घर पर आता है और मिनक्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना अब सीख ले, क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसकी एलर्जी की हालत को बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की वेन्स नसें काम करना बंद कर देंगी, और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से राब्ता करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करेगी। मिनक्यू अगर उसे हाथ भी लगाएगा उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट होंग उसे इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिनक्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़के की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिनक्यू उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो वो खुश हो गया था। वो रोबोट इसको अपना नाम AJ3 बताती है। मिनक्यू इसे AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और बहुत सारे पैसे इस रोबोट पर लगा देता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट को टेस्ट कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल को उछाल देता है जिसमें से एक बूंद इस AJ3 के अंदर गिर जाती है। बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिनक्यू के पास डिलीवर करना था। ये लोग उससे पैसे भी ले चुके थे। सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को तो ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, इस तरह इनकी मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया था, तो इसीलिए अभी उससे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। इसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी कि असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब होंग उसे पैसों की लालच देता है क्योंकि जिया बहुत गरीब थी तो इसीलिए वो इस बात को मान गई थी। साइंटिस्ट की टीम जिया को अपने लैब में ले जाकर रोबोट AJ की सारी बातें सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उड़ती कैसे है, पानी कैसे देती है, सब कुछ। फिर उसे उसी रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में विग और आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि एक कैमरा की तरह काम करेंगे, जिससे ये लोग जिया और मिनक्यू पर नजर रख सकते थे। अब खैर जिया को एक रोबोट की तरह तैयार करके मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू इसके बड़े से ताबूत को खोलता है, जिया तो उसे देखकर डर गई थी। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था, कुछ दिन पहले जिया ने मिनक्यू को खाना डिलीवर किया, मगर मिनक्यू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने जिया को पैसे भी नहीं दिए। जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिनक्यू वहाँ से भाग गया ताकि जिया उसे हाथ न लगा पाए, जिससे उसे एलर्जी होगी। मगर मिनक्यू को ये सब बातें याद नहीं थी। अब ये होंग को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट की इस डर और गुस्से के बारे में पूछता है। होंग ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है। कहता है इस रोबोट AJ3 के 2 मोड हैं, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो गुस्सा और नाराज हो जाती है, जबकि फ्रेंड मोड में इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। होंग साथ ही मिनक्यू से ये भी कहता है उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब मिनक्यू ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है, मतलब कि उसके सामने तो वो एक रोबोट ही थी ना। मिनक्यू देखना चाहता था कि ये सभी सही से काम करती भी है या नहीं। तभी होंग की लैब की लाइट चली जाती है। अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था क्योंकि होंग तो अब उससे राब्ता नहीं कर सकता था। मिनक्यू सबसे पहले एक बॉक्स खोलने का कहता है जिसको एक मैथ के कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ तो बहुत ही कमजोर होता है तो इसीलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसका एक उबले हुए अंडे को छीलने का था जिसे उसको 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया अब क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करती थी इसीलिए इस टेस्ट को वो बड़े ही आराम से पास कर लेती है। मिनक्यू उसकी इस बातों से बहुत खुश हो गया था और उसे अपने साथ रखने का सोच लेता है। जब उधर लैब की लाइट आती है, होंग उसकी टीम जिया के लेंस से जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिया मिनक्यू पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखता है। इसीलिए अब मिनक्यू होंग को कॉल करके कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। वो ये सुनकर कहता है देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी तुम्हें लगे कि इस रोबोट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है,
अब इसके बाद मिनक्यू जब अपने किचन में पानी पीने जाता है तो एकदम से उसका सांस बंद हो गया था। जिया भागकर उसके पास आती है और उसकी कमर थपथपाती है, जिससे वो कुछ ही देर में ठीक हो गया था। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी ऑर्डर हुक्म के बगैर ये काम कैसे किया। वो बताती है मेरे अंदर बहुत से फंक्शंस हैं जिनकी मदद से मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। यहाँ पर मिनक्यू जिया को जब पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात ये थी उसे कुछ भी नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं। हालांकि जिया असल में तो आम इंसान ही थी ना, बस उसकी नजरों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को हॉन्ग जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने लैब में ले आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो तुम हम सबको फंसाने वाली थी। अगर मिनक्यू सच्चाई जान जाता तो क्या होता। इस बात पर जिया को गुस्सा आता है। वो समझती है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए वो लैब से चली जाती है। जिसके बाद हॉन्ग और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि AJ3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे 2 हफ्ते और लग सकते हैं। उसी वक्त हॉन्ग को मिनक्यू की भी कॉल आती है जो कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट AJ3 बहुत पसंद आया, मैं इसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। हॉन्ग को कुछ समझ नहीं आती कि अब वो क्या करेगा, इसीलिए वो जिया को वापस बुलाता है और कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर मिनक्यू के सामने रहना होगा। इसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने की लालच भी देता है और कहता है कि हर रात तुम्हें चार्ज करने के बहाने हम लैब में ले आएंगे। ये सब बातें सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार थी। एक दिन जिया बाथरूम में जाती है, बाथरूम को मिनक्यू के महंगे परफ्यूम से साफ कर रही थी। तभी उधर मिनक्यू आ जाता है और उसे इस तरह देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिया रोबोट की तरह उसे जवाब देती है कि मैं एडवांस रोबोट हूँ जो हर काम कर सकती हूँ। तभी मिनक्यू जब मुड़ने लगता है तो वो जिया के मुंह पर आते पसीने को नोटिस करता है। ये देखने जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो तभी उसका पाँव साबुन के ऊपर आ गया था, जिससे वो फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट लग गई थी। इस तरह एक दिन जिया सफाई करते हुए मिनक्यू के ताश के पत्तों का बना हुआ घर खराब कर देती है, जिसको बनाने में उसे 10 साल लगे थे। ये देखकर मिनक्यू को गुस्सा आ जाता है। तभी जिया कहती है मेरी बैटरी 5% रह गई है और खुद ही बंद होने का नाटक करती है। मिनक्यू हॉन्ग को अपने घर पर बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है, उसकी गलतियों की वजह से मेरे नुकसान हो रहे हैं। हॉन्ग कहता है मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिनक्यू के खास मेहमान ने घर पर आना था तो इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना करता है। दरअसल ये उसका खास मेहमान एक लड़की थी जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है और मिनक्यू से मिलते हुए उसके कंधे पर हाथ लगाती है, उसको एलर्जी होने लगी थी। वो लड़की मिनक्यू की इस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी, तो इसीलिए वो एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाता है और उस कमरे तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी एलर्जी के इंजेक्शन थे, मगर कमजोर होने की वजह से इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी ये देखकर उधर जिया आती है। मिनक्यू जमीन पर बेहोश पड़ा था। यही से कहानी हमें उस वक्त की दिखाई जाती है जब मिनक्यू को ये बीमारी नहीं थी, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। मिनक्यू ने जब ताश के पत्तों का पहला घर बनाया तो बहुत खुश हुआ। एक दिन छोटे मिनक्यू की बर्थडे पार्टी थी, बहुत से लोग जमा होते हैं, सभी बहुत खुश थे। जब पार्टी से मिनक्यू अपने मॉम डैड के साथ घर जा रहा था तो उसका गुब्बारा उसकी डैड की आंखों के सामने आ गया, जिससे उन्हें सामने से आने वाला ट्रक नजर नहीं आया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मिनक्यू के मॉम डैड मारे गए। उनके फ्यूनरल पर बहुत से लोग जमा थे। तभी मिनक्यू का बड़ा बनने की कोशिश में लगे थे। दरअसल उन्हें मिनक्यू से कोई मतलब नहीं था, वो सब तो इसके डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन मिनक्यू को एक लिखा हुआ नोटिस मिलता है जो कि मैडम एक्स का था, जिनके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा, जिसमें लिखा था कि बच्चे तुमने किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करने। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो उसके पास उसका दोस्त आता है जिसके पास एडॉप्शंस के पेपर थे। वो कहता है देखो इस पर साइन कर दो, जिसके बाद तुम मेरे भाई बन जाओगे। मिनक्यू भी उन पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी वो देखता है उसके दोस्त का हाथ एक शैतानी हाथ में बदल गया, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वापस आकर जब उन्हें वो पेपर्स देता है तो मिनक्यू ने आखिरी सफ़े पर अपने साइन की बजाय कुछ और लिखा था। उधर मिनक्यू अपने घर में आकर अकेला रहने लगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि लोग बहुत गंदे हैं, वो उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं, इसीलिए जब से उसे इंसानों से एलर्जी होने लगी। ये बात उसके खास डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है, जहाँ पर मिनक्यू को अब होश आ गया था। वो अपने पास जिया को पाता है, उसे बताता है कि मैंने सपना देखा, सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। वो ये देखकर हैरान था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो जिया के साथ और ज्यादा वक्त गुजारने लगा। एक दिन वो उसी लड़के से मिलने जाता है जिसे वो पसंद करता था। अब वो लड़की जाते हुए मिनक्यू से फिर
से हाथ मिलाकर जाती है तो तभी उसे एलर्जी हो गई थी। वो अपना इंजेक्शन निकालकर लगाने की कोशिश करता है मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसे जिंदगी गुजारता रहेगा, इसीलिए वो अपने इंजेक्शन को पानी में फेंकने जाता है। तभी जिया उसके पास आती है और ये क्या, उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी। बिना किसी इंजेक्शन को लगाए बगैर उसकी घड़ी का टेम्परेचर भी नॉर्मल नीले रंग पर आ जाता है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो मिनक्यू एक आदमी से टकराकर गिर गया था मगर इसे तब भी कुछ नहीं होता। ये सब देखने के बाद तो उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं आता कि वो ठीक हो गया है, इसीलिए अब वो ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, वो जिया को लेकर लोगों की भीड़ में जाने का फैसला करता है जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब दोबारा से वो एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ नहीं होता। एक बार फिर जब उसे एक आदमी हाथ लगाता है, इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तभी एक आदमी जब इससे टकरा जाता है, यहाँ पर जिया भी उसके साथ नहीं थी। मिनक्यू की एलर्जी दोबारा शुरू हो जाती है। जब ये दूर खड़ी जिया की तरफ देखता है तो ठीक हो जाता है। कॉल पर मिनक्यू डॉक्टर से कहता है कि कोई तो है जिसे जब मैं देखता हूँ ना तो ठीक हो जाता हूँ। ये सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान थे। मिनक्यू भागकर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। घर आकर वो सब कुछ दोबारा से डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहते हैं मिनक्यू मैं हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब मिनक्यू जहाँ पर भी जाता जिया को अपने साथ साथ रखता। उसकी नजर में तो अब भी वो सिर्फ एक रोबोट थी। उधर लैब में दिखाया जाता है असल AJ3 रोबोट ठीक हो गई है मगर उसे ठीक से काम करने में कुछ वक्त अभी और लगने वाला था। जब जिया को ये बात पता चलती है कि AJ3 रोबोट ठीक हो गई है तो उदास हो जाती है क्योंकि अब इसे भी मिनक्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। एक दिन मिनक्यू जिया को होटल में लेकर जाता है जहाँ पर वो लड़की अपने डैड के साथ आई हुई थी जिसे मिनक्यू पसंद करता था। वो जिया को ले जाकर एक अलग टेबल पर बिठा देता है। ये बात जिया को बहुत बुरी लगती है। जब मिनक्यू वापस आता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती। अब मिनक्यू भी जान गया था कि वो तभी महफूज है जब AJ3 रोबोट यानी कि जिया उसके साथ होगी। एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ वहाँ के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब वो इस बात को नोटिस करता है कि उसे किसी ने हाथ लगाया तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो वो कहते हैं देखो अब तुम ठीक हो गए हो तो उस रोबोट को भेज दो ना जिसे तुमने अपने घर में रखा है। मतलब जिया की बात हो रही थी यहाँ पर, मगर दिल ही दिल में तो मिनक्यू को जिया से प्यार हो गया था। अब वो होंग के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से डिजाइन किया गया था। मिनक्यू कहता है फिर मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, कैसे भुलाऊं मैं उसकी यादों को। वो कहता है एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाना। अब आखिरी बार जिया को AJ3 रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। आखिरी बार ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं, फिर वापस से घर आ गए थे। मिनक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। फिर वो अपने गले से अपनी मॉम का दिया हुआ लॉकेट उतार कर पहना देता है। फिर उसके गले लगकर रीसेट का बटन दबाकर बहुत रोता है। उधर AJ3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट हो गया है। दोनों रात को एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार हो गई थी। अगली सुबह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार थी। जब वो ट्रेन में बैठी थी तो इत्तेफाक से उसी ट्रेन में मिनक्यू आता है जिसने जिया को देख लिया था। वो सोचता है कि इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AJ3 रोबोट जैसी है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे पर बात तक नहीं करते क्योंकि जिया को मिनक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था। अब ये होंग को कॉल करता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। वो कहता है हाँ, मैंने उस रोबोट को अपनी खास की शक्ल दी थी। तो मिनक्यू कहता है क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ? वो कहता है नहीं। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया था। मिनक्यू को यहाँ पर शक हो जाता है, इसीलिए वो जिया का पीछा करता वहाँ तक आ गया था जहाँ पर ये नौकरी करती और अपनी नानी के पास रहने वाली थी। उसकी नानी का एक होटल था। सब चले गए थे मगर मिनक्यू बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जिया तंग आकर उसके पास जाकर बताती है कि हाँ, मेरा ही चेहरा AJ3 को दिया गया, इसके बदले मुझे बहुत से पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे वहाँ से जाने का कहती है मगर मिनक्यू अब इसके पास ही रहना चाहता था। कुछ दिन में उसकी जिया की नानी के साथ भी दोस्ती हो गई थी और वो जिया के साथ वो सब बिताए पल गुजारता है जो इसकी नजर में उसने AJ3 रोबोट के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आया तो देखता है जिया उधर होटल में नहीं थी। वो अपनी नानी के घर से जा चुकी थी। अब वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी वो उसे समंदर के किनारे बैठी हुई मिलती है। उसकी नजर जिया के गले में उस लॉकेट पर जाती है जो उसने AJ3 रोबोट को पहनाया था। जिया उससे वो हार छुपाने की कोशिश भी करती है मगर मिनक्यू ने उसे देख लिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे समझ आ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा
धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी लाल रंग पर पहुंच गई थी, जो ऐसा इसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे। तभी उधर होंग और डॉक्टर आ जाते हैं, जो इसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले आए थे। उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर जिया मिनक्यू से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी, मगर डॉक्टर उसको मना करते हैं। जब मिनक्यू ठीक हो जाता है तो उसके पास उसका एक खास असिस्टेंट आया था, जो उसको जिया और होंग की कंपनी के खिलाफ केस करने का कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई था। उसने जिया के इस धोखे के बाद मिनक्यू के पास से नौकरी छोड़ दी थी। अब मिनक्यू होंग की टीम के पास जाता है और उसे अपने साथ धोखा करने के जुर्म में उनके लैब को खाली करवा देता है। उधर जिया भी मिनक्यू के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले जाने लगी थी, लेकिन मिनक्यू को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसका खाना रोज कचरे के डब्बे में फेंक देता। जिया उससे कहती है, तुम जो मर्जी करो, मैं रोज तुम्हें खाना देने आऊंगी। मिनक्यू जब रात को सोने लगा था तो उसे जिया की याद सता रही थी। वो बाहर अपनी नौकर के पास जाता है, जो आग जलाकर बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है तो अभी बता दो। नौकर जवाब देता है कि नहीं, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई झूठ लाजमी बोलता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब जिया मिनक्यू के लिए खाना ला रही थी। रास्ते में एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब मिनक्यू के पास जिया जब वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि दिल ही दिल में तो वो उसे बहुत चाहता था। अब जिया दिन में आने की बजाय रात को आती है। रूटीन की तरह उसके टेबल पर खाना सेट करती है और जाने लगी थी कि तभी उधर मिनक्यू आता है। कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती हो ना। जिया कहती है, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मगर मिनक्यू कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था और गुस्से से गिलास को तोड़ देता है, जिसका कांच जिया के हाथ पर आकर लगा था। उसके हाथ से खून आने लगता है, मगर फिर भी वो मिनक्यू से माफी मांगती है और चली जाती है। सुबह को मिनक्यू के घर जिया की दोस्त आती है। उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि देखो, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद होकर अकेले रह जाओगे। जिया होंग की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, उसे रोक लो। मिनक्यू जिया के दोस्त के सामने तो नॉर्मल होने का नाटक करता है, मगर मन ही मन में वो परेशान हो रहा था। सुबह होते ही जब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जिया रुकी हुई थी, तो वहाँ पर वो होंग की टीम के लोगों को देखता है, मगर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था और वापस अपने घर आ जाता है। जहाँ पर आकर वो टीवी में खबर सुनता है। उसे पता चलता है कि आज 70 सितारे आसमान पर टूटे नजर आएंगे। जब वो अपनी छतरी बदलने जाता है तो उसे जिया की छतरी मिलती है, जिसे देखकर वो दोबारा से अपनी और जिया की प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है। उधर AJ3 रोबोट भी सही से काम करने लग गई थी। मिनक्यू ने भी अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने जाता है, जहाँ पर जिया उसे बताती है, मैंने रोबोट बनने का नाटक किया, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी मिनक्यू को AJ3 यानी कि जिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो कहता है, और सच सच बताओ जिया, तुमने मेरे से और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल बेवकूफ इंसान था ना, कि असल इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर सका। जिया कहती है, नहीं, मैंने तुमसे इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ तो वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। इस बात पर वो उसे अपने पास बैठने का बोलता है और कहता है, अब जो भी बात तुम्हारे दिल में है ना, सब बता दो मुझे। वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए मुझे सब याद है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी और मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं, सिर्फ इस वजह से रुक गई कि कहीं तुम्हारी एलर्जी दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ तभी खत्म हुआ जब तुमने पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। ये सुनकर मिनक्यू जिया को अपने पास करता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसे तो एलर्जी है। वो जिया से कहता है, हमारा साथ यही तक था, तुम अपने रास्ते और अब मैं अपने रास्ते। मैं दूर चला जाऊंगा सबसे, जहाँ पर इंसान मेरे करीब ना आए, और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगूंगा। ये सुनकर जिया उसे रोक लेती है और बहुत रोती है। कहती है, प्लीज नहीं जाओ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम ही वो इंसान हो जिसका मुझे मेरी जिंदगी में इंतजार था। ये सुनकर मिनक्यू जिया को गले लगा लेता है। आसमान पर बहुत से तारे टूटते हुए नजर आते हैं। सुबह दोनों लंबी ड्राइव पर जाते हैं। जब कैफे से मिनक्यू कॉफी लेता है तो देखता है उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगा है। लेकिन जब मिनक्यू जिया को गाड़ी में सोता हुआ देखता है, उसकी एलर्जी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उसे घर छोड़कर जल्दी मिलने का कहता है, जिसके बाद घर आकर वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर मिनक्यू से कहते हैं, तुम्हारी बीमारी का कोई भी मुकम्मल
आसान इलाज नहीं है। ये बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है AJ3 रोबोट को होंग से खरीदने आता है, जो अब ठीक हो गई थी। वो कहता है इस रोबोट को मैं एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। वो उसे होंग की टीम से ले जाता है। ये रोबोट दरअसल होंग की टीम को मार्टिन नहीं बनाने का बोला था। अब जब मिनक्यू आता है और AJ3 के बारे में पूछता है तो होंग उसे बताता है कि उसे तो मार्टिन ले जा चुका है, जो कि खतरनाक मुजरिम है। उधर मार्टिन AJ3 को एक बड़े से ताबूत में ले जाने के लिए तैयार था। जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसमें रोबोट नहीं थी। दूसरी तरफ वो AJ रोबोट को हम शहर में घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास ना ही कोई यादें थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। अब मिनक्यू भी अपने घर वापस आ गया था, जहाँ पर उसे छोटा सा क्यूट रोबोट हाय करता है। वो देखता है उसके किचन में जिया और होंग की टीम मिलकर खाना बना रही है। जिया उसे अपने जाने का बताती है, जो सुनकर मिनक्यू उदास हो गया था और बहाने लगाने लगता है। कहता है कि आज मौसम बहुत खराब है, उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। उधर बाहर हम AJ3 रोबोट को देखते हैं, जो अपने अंदर सेव वीडियोस को देख रही थी। एक मार्टिन की वीडियो जिसमें वो कहता है कि वो उसे एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरी वीडियो वो होंग की टीम की देखती है, जिसमें सब कहते हैं तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, इंसानों की दोस्त बनोगी। अब यहाँ पर AJ3 मार्टिन की वीडियो को अपने अंदर से डिलीट करके होंग की टीम की वीडियो को रख लेती है, यानी कि उसने अपने दिमाग में इंसानों से दोस्ती बिठा ली थी। अगले सीन में हम मिनक्यू को मैडम मैक्स से मिलते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट लिखा था कि किसी पेपर पर साइन मत करना। ये हर वक्त उसकी मदद किया करती थी। अब ये से बताती है मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ सबूत एक आदमी के पास है। जिसके बाद मिनक्यू उस आदमी से मिलने जाता है और इसे सबूत देने का कहता है, पर वो आदमी थोड़ा डर रहा था। लेकिन मिनक्यू कहता है देखिए आपकी हिफाजत हमारी पुलिस टीम करेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो आदमी अब मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार था। मिनक्यू ने वो सबूत पुलिस को पहुंचवा दिए थे। जिया भी मिनक्यू को ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर AJ3 को खरीदने की बहुत बड़ी डील चल रही थी। लेकिन वहाँ जाकर मिनक्यू को पता चलता है कि AJ3 रोबोट तो गुम हो गई है। उधर मार्टिन भी इस चीज से परेशान था कि AJ3 के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड थी। उसे डर था कि इस बारे में अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कहीं का नहीं रहेगा और पकड़ा जाएगा। इधर सड़कों पर घूमती हम AJ3 रोबोट को देखते हैं, जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उससे अपना एड्रेस पता पूछती है। उधर हर कोई इसे ढूंढ रहा था। जिया और मिनक्यू सड़कों पर उसे तलाश कर रहे थे, जबकि होंग की टीम CCTV कैमरास को चेक कर रही थी। लेकिन जल्द ही मार्टिन के आदमियों को AJ3 रोबोट की लोकेशन का पता चल जाता है। अब उसके सामने दो अजनबी लोग आकर वैन को रोक कर कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वो AJ3 रोबोट उनकी वैन में बैठ गई थी कि तभी पुलिस उतर आ जाती है। उन्होंने मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। AJ3 को होंग की टीम अपने लैब में वापस ले आती है। तभी बहुत खुश थी कि उन्होंने रोबोट को ढूंढ लिया और गलत हाथों में जाने से बचा लिया। जिया और मिनक्यू घर वापस आकर बहुत खुश थे। होंग की टीम और सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर बैठे ये AJ3 रोबोट की वीडियोस देख रहे थे जब वो बाहर इंसानों से मिली। AJ3 ने बहुत अच्छा काम किया था। होंग इन्हें बताता है कि मैं इसका चेहरा बदलने वाला हूँ। उस रात सब मिलकर आखिरी बार उसे अलविदा बोलते हैं। अब मिनक्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब बता देता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो रहा है। वो उन सबका शुक्रिया अदा करता है जिनकी वजह से वो ठीक हुआ था। जिया और होंग की टीम वो ये भी बताता है कि वो एक AI रोबोट पर बहुत से पैसे खर्च करने वाला है। इतना बताते ही उसकी मार्केट के शेयर्स आसमानों से बातें करने लगे। अपनी जिंदगी के सही फैसले लेकर वो बहुत खुश और इत्मीनान नजर आ रहा था। वो जिया को कॉल करता है और रात को खाने पर मिलने का कहता है। अब वो जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अब अपने भाई से मिलती है और उसकी बीवी के सामने बात करती है, जिस पर उसकी बीवी उसे नौकरी छोड़ने से मना करती है। अगली सुबह जिया का भाई मिनक्यू के पास जाकर माफी मांगता है और अपना इस्तीफा भी उसने वापस ले लिया था। इसके बाद कहानी कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है और अब एक नया AI रोबोट लॉन्च करने वाला था। उधर जिया का भाई भी मिनक्यू की कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। हम जिया को देखते हैं जो अपनी कंपनी के लैंप्स कस्टमर्स को दिखा रही थी। कुछ देर के बाद उसने मिनक्यू से मिलने जाना था, जहाँ पर होंग की टीम और उसके भाई की फैमिली पहले ही मौजूद थी। वो उसके घर आ जाती है। उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू था, जो अब एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आने लगती है, तभी फिसल गई थी। मिनक्यू उसे संभालता है और उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। मतलब ये सब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे। मिनक्यू की बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसी खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों को मिनक्यू के घर की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी इनका इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।